हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रूपल। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल द अल्फा विजन पे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि नीट को 12th को किस तरीके से हमें कवर करना है, तो हम आज आ गए हैं अपनी दूसरी वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नीट में आपको पता आया था ना कि इसमें से 4 क्वेश्चन मिलने वाले होते हैं, तो आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं कि नीट में किस तरीके से आना है और बोर्ड वाले बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है। तो हम पहला चैप्टर को अपना शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन की यूनिट, उसका फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका हिंदी में मीनिंग आप लोग जानते ही होंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चार क्वेश्चन का वेटेज ये कर रहा है, 4 क्वेश्चन नीट में आने वाले होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या जानना होता है कि ये पुष्पी पादप होते कौन से हैं, ये पुष्पी पादप कौन है, ये पुष्पी पादप कौन है, पुष्पी पादप, ठीक है, पुष्पी पादप। तो एक यहाँ से सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं पुष्पी पादप। तो हमारे आप जानते होंगे आवृत बीजी पादपों को, आवृत बीजी पादप, आवृत बीजी पादप, या इनको कहते हैं हम एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो जो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इनको आवृत बीजी पादप बोलते हैं, और ये आवृत बीजी पादप ही ऐसे पादप होते हैं दुनिया के अंदर जो फल और फूल को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा हुआ है कि फूल जो है, हमारा जो फूल है या पुष्प जो है, पुष्प या फूल या फ्लावर जो भी हम कह लें, फ्लावर केवल आवृत बीजियों का ही एक करैक्टर होता है, आवृत बीजियों का ही फीचर है, ठीक है। और ये इतनी छोटी सी लाइन है, आपको लग रही होगी छोटी सी लाइन है, और ये नीट लगभग 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फूल किसका करैक्टर होता है, फूल किसका करैक्टर है। तो फूल हमारा करैक्टर होता है आवृत बीजियों का या एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म प्लांट का करैक्टर होता है। फूल बनता कैसे है, अब हम ये देखेंगे फूल बनता कैसे है, या हम कह सकते हैं पुष्प हमारा कैसे बनता है, पुष्प कैसे बनता है, फूल कहाँ से आ गया भाई इनके अंदर, कैसे आ गया, कैसे बन गया होगा फूल। तो उसी चीज़ को देखने के लिए हम देखते हैं कि आप जानते हो कि स्टेम, किसी भी प्लांट के अंदर स्टेम यानी कि तना हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा फूल है बनता कैसे है, स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनता है। कैसे बनता है, स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनता है, मॉडिफिकेशन से बनता है। स्टेम मॉडिफाई होकर हमारा फूल को डेवलप कर लेता है। देखो स्टेम की क्या फीचर्स होते हैं, स्टेम को कैसे पहचानेंगे कि कोई स्टेम स्टेम है, स्टेम को कैसे बोलते हैं। तो हमें दिखाई देता है स्टेम के ऊपर कुछ ये नोड्स, ठीक है, स्टेम के ऊपर हमें दिखाई देती है नोड्स, ठीक है, नोड्स। और इन्हीं नोड्स के बीच का जो ये गैप है, इनको बोल सकते हैं हम इंटरनोडल स्पेस या इंटरनोड। ये क्या कहते हैं इनको हम, इंटरनोड, इंटरनोड। जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर नोड और इंटरनोड मिल जाती है उसको हम बोल देते हैं स्टेम। ये स्टेम की है। और 2 इंटरनोड के बीच के स्पेस को बोल देते हैं हम इंटरनोडल स्पेस। इसको क्या बोल देंगे हम, इंटरनोडल स्पेस, इंटरनोडल स्पेस। तो देखो जैसे ही हमारा पुष्प बनना शुरू होता है, हमारा फूल बनना शुरू होता है, तो हमारे इस स्टेम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आना शुरू होता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण। इस स्टेम के अंदर कुछ आएंगे हार्मोनल चेंज, कुछ हार्मोनल चेंजेस आने वाले होते हैं इसके अंदर। हार्मोनल चेंज के बाद इसके जो बीच का ये इंटरनोडल स्पेस है ये हमारा रिड्यूस हो जाता है। ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इंटरनोडल स्पेस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि इनकी जो इंटरनोड है
ये बहुत ज़्यादा पास पास में आ गई हैं। इसकी जो इंटरनोड थी ये बहुत पास पास में आ गई हैं। और यहाँ पे आपको पता ही है नोड होती हैं, और नोड के काम भी तुम्हें पता है। नोड के काम होते हैं प्लांट से लीफ को और ब्रांच को बनाना शुरू करना। तो ये जो लीफ बनती है नोड से क्या बन सकती है, हमारी लीफ बन सकती हैं, पत्तियाँ बन सकती हैं। तो जब ये पत्तियाँ बनना शुरू होती हैं और ये होती हैं बहुत ज़्यादा पास पास में, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक फूल की स्ट्रक्चर ले लेता है। ये हमारा एक इससे फ्लावर बन जाता है। तो ये स्टेमी के मॉडिफिकेशन से फूल बनता है। आपको पता चल गया होगा कि फूल कैसे बना, स्टेम के मॉडिफिकेशन से बना। और ये वाली जो लाइन है तुम्हारी स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनता है। ये वाली आपको नीट में पूछ रखी है भाई कि फूल कैसे बनता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि फूल के पार्ट कौन कौन से होते हैं या फ्लावर के क्या क्या पार्ट होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ फ्लावर्स के फूल के कितने पार्ट हैं। हमने फूल किस तरीके से बनता है वो सारी चीज़ें देख ली है। अब हम फूल के पार्ट पढ़ेंगे। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे के सारे पार्ट हम पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना। ये मैंने एक फूल ड्रॉ करा है, एक फूल को बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो हम फूल के पार्ट देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फूल का मेल पार्ट, ठीक है। ये वाला जो हमें दिखाई देता है इसको हम एंड्रोसियम कहते हैं, फूल का मेल पार्ट, एंड्रोसियम, ठीक है। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट है। इनके कुछ ना कुछ फंक्शन भी होंगे, वो फंक्शन की बात हम आगे कर लेंगे, ठीक है। ये हमें दिखाई देता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हमें दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं गाइनीशियम, गाइनीशियम। और ये हमारा गाइनीशियम जो होता है ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। बाकी ये हमें दिखाई दे रही है ये वाली हमें स्ट्रक्चर, ठीक है। इन वाली स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कैलिक्स, कैलिक्स। प्लांट में आपने देखा होगा कभी कभी वो ग्रीन वाली जो लीफ होती है प्रोटेक्शन के लिए, ग्रीन लीव्स, ठीक है, कैलिक्स। ये ग्रीन देखने में ग्रीन होती हैं, ठीक है, ग्रीन लीफ फॉर स्ट्रक्चर। और ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये वाले हमारे, इनको हम बोलते हैं कोरोला, कोरोला, कोरोला। ये हमारे कलरफुल पार्ट होते हैं, कलरफुल लीफ, जो हमें फूल में अलग अलग कलर दिखाई देते हैं कि कोई फूल हमारा लाल कलर का होता है, कोई पिंक कलर का होता है, कोई अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर जो होते हैं वो फूल इस कोरोला के कारण ही हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग के फूल ये हमारे होते हैं। बाकी एक पार्ट, मेन पार्ट ऑफ फ्लावर अगर हम कह लें तो मेन पार्ट जो हमारे होते हैं वो 4 ही पार्ट होते हैं बस, ठीक है। देखने में बहुत सारे पार्ट हैं लेकिन मेन जो होता है मेन 4 ही पार्ट हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा एक पहला आ जाता है कैलिक्स आ जाता है, कोरोला आ जाता है, एंड्रोसियम आ जाता है और ये हमारा गाइनीशियम आ जाता है। बहुत सारे पार्ट हैं लेकिन मेन ये 4 ही होते हैं, जिसमें से 2 हमारे मेल फीमेल पार्ट हो गए और ये 2 हमारे सहायक हो गए, कैलिक्स और कोरोला, ठीक है। इसमें से सबसे पहले अब हम देखते हैं इनके काम क्या क्या दे रखे हैं, इनके काम क्या क्या होते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये जो कैलिक्स हमारा होता है इसको बाह्य दल के नाम से भी लोग कह सकते हैं, ये कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसका काम केवल होता है प्रोटेक्शन का, सुरक्षा। ये हमारे फूल के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, सुरक्षा करना। ये इसके हम काम देख रहे हैं, वर्क देख रहे हैं, फंक्शन देख रहे हैं इनके काम क्या हो गए कैलिक्स कोरोला के। कोरोला का काम क्या होता है भाई, ये रंगीन है, आकर्षित करता है चीज़ों को। तो ये किसको आकर्षित करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट को, अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन का काम होता है इसका आकर्षण करना या आकर्षित करना। ये इंसेक्ट वगैरह को आकर्षित करता है,
इंसेक्ट्स, ये जो हमारे कीट पतंगे होते हैं, कीट पतंगों को आकर्षित करता है, कीट पतंगों को आकर्षित करता है कि वो पॉलिनेशन करें। ये हमारा मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट का भी कुछ ना कुछ काम होगा। तो मेल पार्ट का जो हमारा काम होता है, ये मेल गैमेट को बनाने का काम होता है। मेल गैमेट जिनको हम पॉलिन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं, पॉलिन ग्रेन, स्पोर, ठीक है। स्पोर के अंदर ही होता है हमारे मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट बनाने का काम होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा हमारा एंड्रोसियम का क्या काम होता है। फिर हम देख लें गाइनीशियम। गाइनीशियम का क्या काम होता है। गाइनीशियम के अगर हम देख लें तो वही ये फीमेल गैमेट को बनाता है। और फीमेल गैमेट को कहाँ पे बनाता है, ये इस ओवरी के अंदर बनाता है। इस ओवरी में एक स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल नाम की, ठीक है। इस ओव्यूल में ये किसको बनाता है, फीमेल गैमेट को। तो भाई गाइनीशियम का क्या काम हो गया हमारा, गाइनीशियम का काम हो गया फीमेल गैमेट को बनाना। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेल गैमेट कहाँ पे बनता है, फीमेल गैमेट कहाँ पे बनता है। फिर इस चैप्टर में अभी हमें पता चलेगा कि रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जैसे पता होगी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा पॉलिन ग्रेन मेल गैमेट होगा और ये हमारा फीमेल गैमेट होगा। इन दोनों का फ्यूजन ही अब हमें कराना है और हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमारा मेल पार्ट ऑफ फ्लावर को हम पढ़ेंगे। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर जिसको हम एंड्रोसियम के नाम से जान रहे थे और स्टेमन भी इसको कह सकते हैं। ये इसका दूसरा नाम था, एंड्रोसियम और स्टेमन। मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर जिसकी हम स्ट्रक्चर अभी हमने देखी थी वो इस तरीके का देखने में दिखाई देता है, ठीक है। इसके मेनली दो पार्ट हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट जिसको हम एंथर के नाम से जानते हैं, एंथर, जिसको आप लोग पुकेसर कहते हो, ये पुंकेसर होता है, पुंकेसर के नाम से इसको जानते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका ये वाला जो सेकंड पार्ट होता है, लंबा एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये इसका फिलामेंट होता है, तंतु। तो हमारे मेल पार्ट ऑफ फ्लावर के दो पार्ट हैं या एंड्रोसियम के दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। इसका ये वाला पार्ट होता है, ये इसका डिस्टल वाला पार्ट होता है। ये इसका पार्ट नहीं है वैसे, ये डिस्टल पार्ट इसको मान लिया जाता है, डिस्टल पार्ट। और ये यहाँ पे तुमसे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये एंड्रोसियम का या स्टेमन का ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का ही अंतिम जो सिरा है, इसका ये सिरा जुड़ा कहाँ पे होता है। ये वाला जो सिरा जुड़ा हुआ होता है ये फूल के थैलेमस पे, थैलेमस से जुड़ता है, थैलेमस से जुड़ा होता है। भाई इतना छोटा सा पॉइंट है और ये तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि हमारा एंथर का ये जो डिस्टल पार्ट है या फिलामेंट का जो अंतिम सिरा है ये जुड़ता कहाँ पे है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कहाँ पे जुड़ता है, थैलेमस, थैलेमस से जुड़ता है, ये याद रख सकते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका जो एंथर वाला होता है, एंथर के जब हम इसके डाइसेक्ट करके देखते हैं या टीएस ऑफ एंथर करके देखते हैं, टीएस ऑफ एंथर, इसको काट के देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इसके अंदर हमें दिखाई देता है डाइथिकस बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। डाइथिकस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर की क्या मीनिंग है कि जब हम इसको काट के देखते हैं तो इसके अंदर हमें एक दिखाई देती है, ये इसकी बीच में से एक लोब, एक दरार होती है इसके अंदर जिसको हम बोल देते हैं लोब। अब इसके अंदर दो लोब बनी हुई हमें दिखाई दे रही है, एक लोब, दो लोब। इसके अंदर कितनी लोब हो गई, 2 लोब। तो इनको बोल दिया हमने बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, 2 लोब हो गई। अब इस एक लोब के अंदर भी इस तरीके से एक थीका बनती है, एक थीका यहाँ पे बन जाती है, एक थीका यहाँ पे बन जाती है। इसी तरीके से हमने क्या बोल दिया इनको, डाइथिकस। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है ये डाइथिकस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमारा जो एंथर होता है, एंथर हमारा एक स्ट्रक्चर होती है डाइथिकस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और ये तुम्हारे नीट का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन पूछता है वहाँ से कि एंथर हमारा कैसा होता है। एंथर हमारा डाइथिकस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। और जैसे ही हम इसको काट के देखेंगे यहाँ से, तब ये किस तरीके का दिखाई देगा। जी सर।
इसकी हमें एक इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जब हम इसको काट के देखते हैं। इसके अंदर हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि इसको कह सकते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। तो ये एंथर के अंदर का पार्ट है। जैसे ही हम एंथर को काट के देखते हैं, तो हमें इस बटरफ्लाई लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसके हर एक कोने पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। तो इस तरीके से पूरी टोटल कितनी होती है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। आप लोग हिंदी में जान सकते हैं इसको लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, तो ये जो लघु बीजाणुधानी होती है इसी के अंदर होती है। अब हम देखते हैं एक लघु बीजाणुधानी किस तरीके से बनी हुई होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक माइक्रोस्पोरेंजियम। एक लघु बीजाणुधानी के हमें एक स्ट्रक्चर को देखना है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देख लेते हैं इधर की तरफ। एक लघु बीजाणुधानी अंदर से किस तरीके से बनी हुई दिखाई देती है। मैं कुछ ये लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। अलग अलग लेयर हम लिख सकते हैं। मैं एक इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ। माइक्रोस्पोरेंजियम या एक लघु बीजाणुधानी की इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। इसके 4 पार्ट हैं। सबसे बाहर की जो इसमें एक लेयर दिखाई देगी, पार्ट 1, इसको हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाह्य परत, सबसे बाहर की परत होती है। इसके बाद में हम इसको कह सकते हैं दूसरी परत इसकी, इसको एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम इसकी दूसरी लेयर होती है। तीसरी लेयर को हम इसकी बोल सकते हैं मिडिल लेयर। और ये हमारी सबसे इंटरनल जो लेयर होती है, इंटरनल लेयर, इसकी 4th लेयर, इसकी हम 4th लेयर को नाम देते हैं टेपिटम। टेपिटम हमारी सबसे अंदर की परत होती है, सबसे आंतरिक परत। और ये जो बीच में हमें इसमें दिखाई दे रही है, बीच में हमें दिखाई दे रहे हैं इसके स्पोरोजिनस टिश्यू, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये इनको बोल सकते हैं हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि इनकी प्लॉइडी होती है 2n, द्विगुणित होती है। इन्हीं से हमारे स्पोर या पॉलन ग्रेन भी बनते हैं। पॉलन ग्रेन इन्हीं से बनने वाले होते हैं। इसको एक और नाम दे दिया जाता है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। शॉर्ट में कह सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसी से अर्धसूत्री विभाजन के बाद हमारे पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर हमने देख लिया अपने मेल पार्ट ऑफ फ्लावर की, जिसको हम एंथर या स्टेमन या एंड्रोसियम या स्टेमन के नाम से जानते हैं। मेन 2 पार्ट हैं इसके, एंथर और फिलामेंट। ये इसका डिस्टल पार्ट है जो कि हमारा थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है, नीट में आता है। और इसकी हमारी TS, ये हमने देख लिया। 4 इसमें लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। और इसमें लघु बीजाणुधानी की हमने इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख ली है कि हमारी एक लघु बीजाणुधानी किस तरीके से बनी हुई होती है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं और अच्छे से।
तो हम लघु बीजाणु धानी की इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम की इंटरनल स्ट्रक्चर कि वो किस तरीके से दिखाई देती है। तो जैसा भी हमने एक डायग्राम देखा था, हम इसको एक बार फिर से देखते हैं। इसकी हमने अभी 4 लेयर के बारे में पढ़ी। और ये इसकी सबसे बाहर की लेयर। अब आपको पता चलेगा नीट में क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं। तो ये इसकी जो सबसे बाहर की लेयर थी, इसको हम बोल रहे थे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर। ये हमारी दूसरी लेयर जिसको हम एंडोथीसियम का नाम देते हैं। एंडोथीसियम। और ये हमारी दूसरी वाली जो होती है, ये तीसरे नंबर पे मिडिल लेयर। और ये सबसे हमारी इसके करीब सबसे अंदर की परत, इसको हम टेपिटम नाम देते हैं। टेपिटम। अब देखते हैं नीट में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है तुमसे। ये सबसे बाहर की जो 3 लेयर हैं, इन बाहर की 3 लेयर का कुछ फंक्शन होता है अपना। बाहर की 3 जो परत है तुम्हारी, इनका फंक्शन है या काम है प्रोटेक्शन करने का। ये एक प्रोटेक्शन करने में मदद करती है, प्रोटेक्शन करना। दूसरा काम है इनका, भाई माइक्रोस्पोरेंजियम को फट के यहाँ से पॉलिन ग्रेन बना के निकालने भी तो है, तो इसको फटने में मदद करती हैं, डाइजेशंस करने में मदद करती हैं। डाइजेशंस या फटने में मदद करती है, फटने में मदद करती है। और नीट का तीसरे नंबर पे आया हुआ क्वेश्चन कि इसको फटने में सबसे ज़्यादा मदद कौन सी वाली लेयर करती है, तो इसमें जो हमारी एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम सबसे ज़्यादा मदद फटने में यही करती है। एंडोथीसियम सबसे ज़्यादा ये रोल प्ले कर रही है फटने में। कहती है फटने में। और ये हमारी लास्ट सबसे अंदर की परत, सबसे अंदर की जो परत है हमारी फोर्थ नंबर पे, टेपिटम। टेपिटम के हमें काम देखना। टेपिटम का काम क्या होता है? टेपिटम का काम होता है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है यहाँ पे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इनको नरिश देना या पॉलिन ग्रेन को नरिशमेंट देना या पोषण देने का काम है। सीधा सा लिख सकते हैं, पोषण देना, न्यूट्रिशन देना, न्यूट्रिशन देना। किसको न्यूट्रिशन देती है भाई? पॉलिन ग्रेन मदर सेल को कह सकते हो या माइक्रोस्पोर मदर सेल को, एमएमसी शॉर्ट में लिख सकते हैं, एमएमसी को और पॉलिन ग्रेन को, और जो हमारे पॉलिन ग्रेन होते हैं, पॉलिन ग्रेन को। दूसरा, ये जो सबसे अंदर की परत हमारी टेपिटम है, इसके बारे में कुछ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे नीट में कि जो हमारी टेपिटम होती है, टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है। इसका मतलब इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं, एक से ज़्यादा केंद्र, एक से ज़्यादा केंद्र देखने को मिलते हैं। तीसरा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम कह सकते हैं डेंस साइटोप्लाज्म मिलना। डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो आप नोट कर लेना कि भाई पॉलिन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देती है? टेपिटम। सबसे अंदर की परत कौन सी होती है? टेपिटम। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कौन होती है? टेपिटम। डेंस साइटोप्लाज्म किसमें मिलता है? टेपिटम। तो ये इसके कुछ काम हो गए, टेपिटम के कुछ काम, और ये बाहर की 3 जो परत थी उनके कुछ काम। बाहर की 3 परत ने जो अपना काम करा है, बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करा है और डाइजेशन फटने में मदद करी है,
और सबसे ज़्यादा एंडोथीसियम ही मदद करती है हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम को फटने में। और ये इसके अंदर जो हमने बताया था आपको, ये हमारी क्या होती है, पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, लघु बीजाणु उत्तक जिनको हम कहते हैं, लघु बीजाणु उत्तक, यही अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। कैसे करते हैं, मियोसिस, मियोसिस के द्वारा या मियोसिस करके क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं। पॉलन ग्रेन या हमारे परागकण बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे परागकण कैसे बनते हैं या लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन, इसको खत्म कर लो। तो अब हम ये वाला जो टॉपिक है हमारा परागकणों का बनना, ये वाला टॉपिक हम देखेंगे। इसमें आप यहाँ पे इस आई की जगह ई कर सकते हो, टेपिटम, और यहाँ पे डेंस में ई। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। तो नया टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो शुरू होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, परागकणों का बनना या लघु बीजाणु जनन। ये सारे के सारे एक ही नाम है, इसको कवर करते हैं। तो देखो भाई, तुम्हारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। ठीक है, परागकणों का बनना। तो ये जो हमारी लघु बीजाणु धानी के अंदर वाली स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये वाले हमें टिश्यू देखने को मिले, तो लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु का बनना या परागकणों का बनना, उसी को हम क्या बोलते हैं अपना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कह सकते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन के बाद, अर्धसूत्री विभाजन से, जिसको हम मियोसिस के नाम से जानते हैं, मियोसिस से लघु बीजाणु के बनने को, लघु बीजाणु के बनने को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस कह देते हैं। छोटा सा टॉपिक है। तो देखो, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी पॉलिन मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें से किसी एक सेल को हम उठा लेते हैं, ये 2n होती है अपने आप में। इसमें से हमने किसी एक सेल को यहाँ पे उठा लिया। ठीक है, ये वाली हमारी एक सिंगल सेल है। क्या है, एक सिंगल सेल, एक सिंगल सेल, जो कि प्लॉइडी कैसी है इसकी, 2n, द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित। इसका नाम ये तुम्हें पता ही है। अब इसके अंदर हमारा कुछ मैच्योरेशन वगैरह होगा, इसका साइटोप्लाज्म बड़ा होगा और इसका ये न्यूक्लियस वगैरह अपना साइज में इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये मियोसिस करने वाली है, मियोसिस फर्स्ट। अब इस सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट के बाद हमारे पास 2 सेल बनती हैं। इस एक सेल से हमारे पास 2 सेल हमारी बन जाती है, जो कि कैसी होंगी अब हमारी, हैप्लॉइड सेल, अगुणित, अगुणित कोशिका है, हैप्लॉइड। अब इन दोनों की सेल के अंदर हमारा शुरू होगा मियोसिस 2, मियोसिस सेकेंड। ये हमारा मियोसिस फर्स्ट, ये हमारा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में हमारा क्या होगा, इन दोनों सेल से अब 2 नई सेल्स बन जाएगी। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास 4 सेल बन जाएगी। ये इनसे क्या बन गई हमारी, 4 सेल, और चारों की चारों सेल हमारी हैप्लॉइड होती है। इनसे क्या बन गई हमारी
4 सेल्स बन गई हैं और यही हमारे आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएंगे। और ये चारों के चारों एक साथ अरेंज होती हैं, जिस कारण से हम इनको एक बोल देते हैं पॉलन टेट्राड। ये चारों के चारों एक साथ कैसे हैं? चारों के चारों सेल्स जुड़ी हुई हैं, जिसको नाम दे देंगे हम पॉलन टेट्राड। लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क। अब ये लघु बीजाणु आगे चल के पॉलन ग्रेन बना लेंगे। इन्हीं से क्या बनेंगे? हमारे पॉलन ग्रेन। और ये हजारों की संख्या में पॉलन ग्रेन हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं। यही हमारे क्या है? पॉलन ग्रेन, या इन्हीं को हम स्पोर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म हो जाता है। तो अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे। आप इस वाली वीडियो को देखना और इसको बताना कि आपको समझ में आया नहीं। आप कमेंट करके बता सकते हैं।